हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की वीडियो में जो हमारी सर्वेइंग की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चल रही है एमसीक्यू, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट सीरीज को देखने वाले हैं। 150 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं सर्वेइंग की। चैप्टर वाइज हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका सर्वे का कवर हो चुका है, लैंड सर्वेइंग। सेकंड चैप्टर हमारा जो चेन सर्वे है, इसमें हमारे 2 पार्ट यहाँ पर पीछे के अभी जस्ट ही कवर हुए हैं। इसके पहले भी और वीडियोज आपको मिल जाएंगी, तो आप यदि पीछे की वीडियोज नहीं देखे हैं तो सर्वेइंग की जो प्लेलिस्ट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से बिल्डिंग मटेरियल की जो सभी चैप्टर वाइज जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सभी चैप्टर्स की वो कवर हो चुकी है। तो बिल्डिंग मटेरियल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज देखने के लिए आप बिल्डिंग मटेरियल की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ऐसे ही आपको जो सेमेस्टर एग्जाम की अगर कोई तैयारी कर रहा है, कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जो सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए भी जो क्लासेज यहाँ पर चलती रहती है, भी आपके प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। और जो भी अपडेट आपको वीडियो से चाहिए वो सभी अपडेट आपको कम्युनिटी पे मिल जाएगी, तो वहाँ पर कम्युनिटी को भी आप चेक करते रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को इन तक देखते रहिए। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है आप सभी के लिए, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है तो। चलिए हम देखते हैं आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है। गुणिये का प्रयोग किया जाता है। गुणिये आपका क्या होता है, इसको क्रॉस स्टॉप बोलते हैं इंग्लिश में। तो गुणिये का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ऑल इंडिया के जो आपका जेई और एई का पेपर होता है सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, उन सभी जो ऑल इंडिया के क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर हैं। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन ऐसे आपके प्रैक्टिस के लिए पर दिया जा रहा है, तो सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। चलिए हम देखते हैं गुणिये का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए हम करते हैं गुणिये का प्रयोग। ऐसे ही इसके बारे में आप और भी बहुत सारे क्वेश्चन पीछे की वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आपको पता ही होगा, तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में गुणिये का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। इजी क्वेश्चन है ये। यहाँ पर देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया आपका समकोण बनाने के लिए, दूसरा आपका दिया है क्षैतिज कोण मापने के लिए, तीसरा आपका है दोनों के लिए यानी कि फर्स्ट और सेकंड जो दिया है, और चौथा आपका है नन ऑफ दीज। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। देख सकते हैं आप, सेटिंग आउट राइट एंगल यानी कि समकोण बनाने के लिए। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि आप एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, तो आपको एसएससी जेईई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर मिल जाएगी, और उसमें 2005 से 2012-13 तक के क्वेश्चन अभी कवर करा दिए जा चुके हैं। उसके आगे के भी जो कवर कराए जाएंगे 2018 तक। तो आप एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने के लिए वहाँ पर जाके उस प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, पूरे क्वेश्चन वहाँ पर कवर कराए गए। तो ये आपका गुणिये का जो प्रयोग था क्रॉस स्टॉप, किसके लिए करते हैं, समकोण बनाने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, आप याद रखिएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ये। यहाँ पर देख सकते हैं आप, शुद्धता से सर्वेक्षण रेखा पर किसी बिंदु पर समकोण डालने के लिए गुणिया का प्रयोग किया जाता है। जरीब सर्वेक्षण में ऐसे लंब या खसखिस प्राय डालने पड़ते हैं क्योंकि जरीब सर्वेक्षण में कोणीय माप नहीं लिया जाता है। ये पॉइंट आपको और भी याद रखना है, पिछले वीडियो में हमने बार बार कहा था कि जरीब सर्वेक्षण में केवल आपके रैखिक माप लिए जाते हैं, केवल लीनियर मेजरमेंट हम जरीब सर्वेक्षण से ही कर सकते हैं, कोणीय माप नहीं लिया जाता है। समकोण खस के डालने के लिए खुला गुणिया तथा प्रकाशीय गुणिया का प्रयोग इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही था कि समकोण जो आपका समकोण बनाने के लिए हम गुणिया का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है। कुछ आपके कथन दिए गए, स्टेटमेंट दिए गए, उसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सभी पॉइंट के बारे में आपको नॉलेज होगी, तो आप यहाँ से क्लियर कर पाएंगे कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। और ये क्वेश्चन आपका यूपी आरबीएनएल जेईई यूपी जल निगम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला हम देखते हैं, पहला जो आपका कथन दिया गया स्टेटमेंट, मापित लंबाई में गलत रिजुरेखन के कारण त्रुटि समकारी त्रुटि कहलाती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मापित लंबाई में गलत रिजुरेखन। रिजुरेखन का मतलब क्या होता है, रेंजिंग। रेंजिंग को हम हिंदी में रिजुरेखन भी बोलते हैं। इसके कारण जो त्रुटि होती है उसको हम समकारी त्रुटि कहते हैं। ये कथन सही है या गलत है आप बताएंगे। दूसरा हम देख सकते हैं, यदि दूरी मापन हेतु चेन बहुत छोटी है तो त्रुटि धनात्मक त्रुटि होगी। ये सही है या गलत है, कौन सा इसमें सही है ये आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, तीसरा ऑप्शन दिया है, चेन को लापरवाही से पकड़े जाने के कारण मापन लंबाई में त्रुटि संचयी त्रुटि है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, एक फीते के साथ मापन में जब खिंचाव आरोपित किया जाता है तो यह फीते के मानक खिंचाव की तुलना में अधिक होता है, तो मापी गई लंबाई में धनात्मक त्रुटि होती है। तो क्वेश्चन हम एक बार पढ़ लेते हैं, 4 ऑप्शन आप देखिए। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है, जो सही है वो बताना है, इसमें से एक ही सही होगा और सभी कथन गलत दिए हुए होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है, यदि दूरी
मापन है तो चेन बहुत छोटी है तो त्रुटि आपकी धनात्मक होगी, ठीक है। त्रुटि आपकी जो होगी प्लस होते चली जाएगी, जो भी त्रुटि होगी एरर होगी वो धनात्मक होगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर, ये कथन आपका सही है, बाकी 3 कथन आपके गलत दिए हुए हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं चेन संरक्षण में यदि चेन बहुत छोटी हो तो उससे मापी गई जो दूरी होती है वो त्रुटि, दूरी में त्रुटि जो होती है धनात्मक होगी। धनात्मक त्रुटि कार्य के परिमाण को बढ़ा देती है, अतः इससे मापी गई दूरी सही दूरी से अधिक होती है। एक कंसेप्ट आपको पहले ही बताया गया है कि जो आपका क्वेश्चन मिलता है चेन सर्वे में, L इंटू डी इक्वल टू L1 इंटू D1, यानी कि शुद्ध दूरी इंटू शुद्ध लंबाई, अशुद्ध लंबाई इंटू अशुद्ध दूरी। तो उसमें जो क्वेश्चन हम करते हैं, यदि आपको शुद्ध लंबाई पता है और शुद्ध दूरी बताना है, ठीक है। तो यदि आपकी शुद्ध लंबाई 30 है, यानी कि शुद्ध लंबाई अशुद्ध लंबाई से कम है, ठीक है, और जो आपका अशुद्ध दूरी है वो आपका शुद्ध लंबाई जब अशुद्ध लंबाई से कम होगा तो आपका क्या होगा कि उसकी जो दूरी आएगी, शुद्ध दूरी आएगी, अधिक आएगी। जब लंबाई कम होगा तो दूरी अधिक मिलेगी, जब लंबाई अधिक होगा तो दूरी कम मिलेगी। ये आपका कंसेप्ट एक है, इसको आप याद रखिएगा। जब भी क्वेश्चन अगर आगे मिलेगा तो हम वहाँ पर देख लेंगे, समझ लेंगे। पिछले वीडियो में हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं इस पॉइंट को, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिल जाती है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा ऑप्शन सही से दिया रहता है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर पाते हैं, बिना सॉल्व किए हुए आप बता देंगे आंसर क्या होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बिंदु की स्थिति अधिक परिशुद्धता से तय की जा सकती है। ये आपका हिमाचल प्रदेश SSC जेईई में पूछा हुआ है। बिंदु की स्थिति अधिक परिशुद्धता से तय की जा सकती है किसके द्वारा? क्रॉस स्टाफ द्वारा, ऑप्टिकल स्क्वायर द्वारा, त्रियक ऑफसेट द्वारा या फिर लंबवत ऑफसेट द्वारा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही आंसर है। जो लंबवत ऑफसेट होता है इसके द्वारा जो बिंदु की स्थिति होती है उनकी अधिक परिशुद्धता से तय की जा सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑफसेट की सीमांत लंबाई निर्भर नहीं करती है किस पर? यह आपका SSC जेईई 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑफसेट की सीमांत लंबाई निर्भर नहीं करती, पहला आपका दिया है काम की यथार्थता पर, लंब स्थापित करने की विधि पर, आरेखन स्केल पर या फिर सर्वेक्षित किए जाने वाले अनिश्चित जो आपके लक्षण होते हैं उन पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, सर्वेक्षित किए जाने वाले अनिश्चित जो लक्षण होते हैं उन पर। जो ऑफसेट की सीमांत लंबाई निर्भर नहीं करती है तो इस पर आपका जो डी ऑप्शन है उस पर वो निर्भर नहीं करती है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं किस प्रकार की त्रुटि केवल एक ही दिशा में होती है? कोई कोई त्रुटि आपकी दोनों दिशा में होती है, जो पहले भी हम वीडियो में देख चुके हैं। जो दोनों दिशा में त्रुटि होती है, कभी प्लस होती है कभी माइनस होती है, घटती बढ़ती रहती है, तो लास्ट में जाकर त्रुटि बिल्कुल समाप्त हो जाती है, एरर बिल्कुल नहीं रह जाता है, फिर बहुत कम रह जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार की त्रुटि केवल एक ही दिशा में होती है, इसके बारे में आपको बताना है। केवल एक ही दिशा में होती है और श्रृंखला में जमा होती जाती है, ठीक है। तो ये आपका पहला आपका है संचयी त्रुटि, दूसरा आपका है कंपनसेटिंग एरर, तीसरा आपका पर्सनल एरर, फिर आपका है नेचुरल एरर। तो जो आपका यहाँ पर ऑप्शन जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, क्युमुलेटिव एरर्स, ठीक है। क्युमुलेटिव एरर्स आपकी जो संचयी त्रुटि होती है, क्युमुलेटिव मतलब एक ही दिशा में ये जुड़ती चली जाती है, केवल एक ही दिशा में होती है और श्रृंखला में जमा होती जाती है। क्युमुलेटिव मतलब ये ऐड होता चला जाता है जो भी त्रुटि होती है। तो इस प्रकार की जो त्रुटि होती है क्युमुलेटिव एरर कहलाती है। जो कंपनसेटिंग एरर होता है इसके बारे में हम देखें पीछे, तो कंपनसेटिंग एरर में क्या होता है कि आपकी त्रुटि कभी प्लस होगी कभी माइनस होगी, ठीक है, यानी कि कभी घटती है कभी बढ़ती है, कभी पॉजिटिव नेगेटिव। तो ऐसे होते होते एक लास्ट पॉइंट तक जाके त्रुटि बिल्कुल समाप्त हो जाती है, बहुत कम रह जाती है, ठीक है। उसी को हम कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं। दोनों तरह से हो सकती है, धनात्मक ऋणात्मक। और जो क्युमुलेटिव एरर होती है आपकी पॉजिटिव होती है, बढ़ती चली जाती है, यानी कि ये जुड़ती चली जाती है, ये आपका एक ही दिशा में त्रुटि होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं दिया गया चित्र श्रृंखला सर्वेक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले किस प्रकार के उपकरण का प्रतिनिधित्व करता है? आप लोग बताइएगा। ये फिगर, इस फिगर को हम क्या बोलते हैं? जो फिगर में आपको दिखाया गया फिगर दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये आपका सर्वे का इंस्ट्रूमेंट है, तो इसको आप लोग बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ये आपका MP सब इंजीनियर में पूछा गया है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंस्ट्रूमेंट आपका दे दिया जाएगा, इसको फिगर, और उसका नाम पूछा जाता है। तो आप यदि प्रैक्टिकल किए हुए हैं, इसके बारे में जानते हैं, तभी आप इसका नाम बता पाएंगे। पहला आपका दिया है क्लोज्ड क्रॉस स्टफ, दूसरा आपका एडजस्टेबल क्रॉस स्टफ, फ्रेंच क्रॉस स्टफ या फिर ओपन क्रॉस स्टफ। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, ओपन क्रॉस स्टफ है ये, इसका यूज हम करते हैं, ओपन क्रॉस स्टफ, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक टेप की सहायता से प्रचालन की दूरी मापने को क्या कहा जाता है? ठीक है, एक टेप की सहायता से जो ऑपरेशन मेजरिंग होती है,
उसको हम दूरी मापने को क्या कहते हैं, टेप की सहायता से। तो पहला आपका दिया है अप्रत्यक्ष आरेखन, प्रत्यक्ष आरेखन, चेनिंग या फिर पूरा करना, ऑफसेटिंग। तो जो आपकी दूरी हम मापते हैं एक टेप की सहायता, उसको हम क्या बोलते हैं, चेनिंग बोलते हैं, श्रृंखलन करते हैं वहां पर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सर्वेक्षण रेखा से वस्तु की तिर्यक या लंबवत दूरी को क्या कहा जाता है। सर्वेक्षण रेखा से जो वस्तु की तिर्यक या लंबवत दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं। ये आपका यूपी जल निगम और एमपी सब इंजीनियर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पहला आपका दिया टाई लाइन, दूसरा आपका दिया बेस लाइन, चेक लाइन और ऑफसेट। ये आपके जो भी लाइंस दिए हुए हैं, सभी लाइन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इस सभी लाइन के बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सर्वेक्षण रेखा से वस्तु की तिर्यक या लंबवत दूरी को क्या कहा जाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑफसेट बोलेंगे। जब ऑफसेट लेते हैं, साइड में अगर कुछ चीजें हमको मिल जाती है, सर्वे हम कर रहे हैं, रेंजिंग कर रहे हैं, जो आपका चेनिंग कर रहे हैं, तो चेनिंग में जो साइड साइड में कुछ पॉइंट होते हैं उसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑफसेट ले लेते हैं। तो ये आपकी तिर्यक या लंबवत दूरी होती है जो ऑफसेट लेते हैं हम, उसे मेन जो लाइन होती है उसके ऊपर। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, स्टेशन के स्थान को चिन्हित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब पहले ही हमने देखा, इस ऐसा क्वेश्चन मिला हुआ था हमको पिछले वीडियो में। स्टेशन के स्थान को चिन्हित करने के लिए किसका उपयोग किया था। जैसे मान लीजिए कहीं पर रेंजिंग राड अब लगाए हुए हैं और वहां से आपको रेंजिंग राड को हटाना है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेशन पर ले जाना है। जब आप रेंजिंग राड हटाते हैं तो क्या चीजें वहां पर रखेंगे कि जिससे हमारा स्टेशन की पहचान बनी रहे, स्टेशन गायब ना हो हमारा। तो वहां पर क्या करते हैं, एक पेग होता है आपका, ये पेग बना हुआ है, पेग का फिगर, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार का एक पेग होता है। अगर ये फिगर भी आपको दे दे एग्जाम में कि इस फिगर ऐसे दे देगा, पूछेगा ये कौन सा आपका, इसका नाम क्या है, तो इसको हम पेग बोलते हैं, खूंटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसी का यूज हम करते हैं जब रेंजिंग राड वहां से हटा लेते हैं तो पेग वहां पर लगा देते हैं, लकड़ी का होता है और पेग वहां पर लगा रहता है तो हमको स्टेशन की पहचान बनी रहती है, वो हमारा गायब नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, पेग्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, सर्वेक्षण के ऑफसेट डैश होते हैं, क्या होते हैं। सर्वेक्षण के जो ऑफसेट होते हैं क्या होते हैं, सीध रहित चेन लाइन, ठीक है। दूसरा आपका होता है चेन लाइन से छोटे मापन या फिर श्रृंखला सर्वेक्षण में लिए गए माप उपयुक्त में से एक भी नहीं। जो आपका ये होता है सर्वेक्षण के ऑफसेट, वो क्या होते हैं, चेन लाइन से छोटे मापन। जो चेन लाइन हम करते हैं तो उसके साइड साइड में जो आपके छोटे छोटे मापन, जो कोई पॉइंट है उसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑफसेट देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, चेन लाइन। देखते हैं, प्रत्यक्ष आरेखन केवल तभी संभव है जबकि अंत स्टेशन हो। कहाँ पर होगा, तो वो संभव होगा प्रत्यक्ष आरेखन। ये आपका एफसीआई जेई में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जेई के एग्जाम में पूछा हुआ है। प्रत्यक्ष आरेखन केवल तभी संभव है जबकि अंत स्टेशन हो। कहाँ पर होगा तब संभव होगा प्रत्यक्ष आरेखन, पहला आपका दिया है एक दूसरे के निकट 100 मीटर से अधिक दूर न हो, तो तीसरा आपका है परस्पर अंतर्दृश्य, और फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, 100 मीटर से अधिक दूर ना हो, तभी आपका प्रत्यक्ष आरेखन तभी केवल तभी संभव होगा जब जो आपका अंत स्टेशन है वो 100 मीटर से दूर ना हो, 100 मीटर के अंदर हो। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, चेन सर्वेइंग में टाई लाइंस प्रधानता प्रदान की जाती है। देखिए अभी हमने बोला कि जो भी लाइंस है उसको आप जरूर याद रखिए कि कौन सी लाइन कहाँ पर यूज की जाती है, किसको हम क्या बोलते हैं। तो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका एफसीआई जेईई में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, चेन सर्वेइंग में टाई लाइंस प्रधानता प्रदान की जाती है कहाँ पर। पहला आपका दिया सर्वे की सत्यता के परीक्षण के लिए, विस्तृत सर्वे हेतु ऑफसेट लेना, चेन लाइन से लंब ऑफसेट की अवहेलना करने के लिए, या फिर चेन लाइन की संख्या में वृद्धि करने के लिए। तो जो ऑप्शन नंबर बी आपका है, बी आपका सही आंसर है, विस्तृत सर्वे हेतु ऑफसेट लेना। यही आपका चेन लाइन में जो आपका टाई लाइन्स होती है इसकी प्रधानता प्रदान की जाती है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है, विस्तृत सर्वे हेतु ऑफसेट लेने के लिए। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, रेंजिंग क्या है, सबसे इजी क्वेश्चन आपका है। रेंजिंग क्या है ये आपको बताना है, यूपीपीसीएल जेईई में क्वेश्चन पूछा हुआ है, रेंजिंग क्या है। तो देख सकते हैं आप, पहला पॉइंट दिया गया है ऑप्शन, पहला आपका दो छोरों के मध्य सीधी रेखा में चेन को संरेखित करने की प्रक्रिया। दो छोरों के यानी कि दो पॉइंट आपके पास हैं, उनके मध्य सीधी रेखा में चेन को संरेखित करने की प्रक्रिया को हम रेंजिंग कहते हैं कि नहीं कहते हैं, ये आपको बताना है। दूसरा आपका दिया ऑप्शन पर्वत श्रृंखला पर चेनिंग की प्रक्रिया। तीसरा आपका क्षेत्र के छोरों पर रेंजिंग छड़ों को स्थिर करने की प्रक्रिया। या फिर आपका लास्ट जो पॉइंट दिया है, एक चेन लाइन से ऑफसेट लेने की प्रक्रिया। रेंजिंग हम किसे कहते हैं, रेंजिंग
ये हैं तो आपको पता होगा कि दो छोरों के मध्य सीधी रेखा में चेन को संरेखित करने की जो प्रक्रिया होती है वही हमारी रेंजिंग कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम से रिलेटेड है। जो क्वेश्चन तो आप पढ़ ही रहे हैं, क्वेश्चन तो आपके सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वन लीनियर जो क्वेश्चन यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक लाइन में हम क्वेश्चन को देख सकते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको हम एक एक लाइन में यहाँ पर देख लेंगे। जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको आप नोट भी कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड वह पैमाना जिस पर तीन माप मापी जा सके, क्या कहते हैं उसको विकर्ण मापनी कहते हैं। एक पैमाना जिस पर तीन मापे हम मापते हैं उसको हम विकर्ण मापनी बोलते हैं। दूसरा आपका है खराब आरेखन के कारण मापी गई लंबाई में त्रुटि संचयी त्रुटि कहलाती है। देख सकते हैं आप, खराब आरेखन, जब खराब रेंजिंग के कारण जो मापी गई लंबाई में त्रुटि होती है उसको हम क्या बोलते हैं, संचयी त्रुटि बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रकाशीय गुणीय प्रकाश के दोहरा परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ये एक एक लाइन का एक एक क्वेश्चन है, एक लाइन में क्वेश्चन आंसर दोनों दिए गए हैं, तो आप इस ध्यान रखिएगा। प्रकाशीय गुणीय प्रकाश के दोहरा परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जरीब चेन में लगी कड़ी की मोटाई 15 mm से 20 mm होती है। जो कड़ी लगी होती है उसकी मोटाई कितनी होती है, 15 mm से 20 mm होती है जरीब चेन में। नेक्स्ट हमारा है 20 मीटर की लंबाई में, जरीब की लंबाई में अधिकतम ±5 mm का छूट दिया जाता है, और 30 मीटर में हम कितना देते हैं, ±8 mm का देते हैं। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। पार्सल की जो त्रिज्या होती है अधिकतम 200 मीटर होती है, पार्सल की जो त्रिज्या होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्वेक्षक दिक्सूचक में शून्य उत्तर तथा दक्षिण में अंकित होता है। जो सर्वेयर कंपास होता है उसमें जो शून्य होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम कंपास के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वेयर जो कंपास होता है उसमें शून्य जो जीरो बना होता है नॉर्थ और साउथ में बना होता है, उत्तर तथा दक्षिण में, ये आपका नॉर्थ है, नीचे आपका साउथ है, तो इसमें जीरो जीरो यहाँ पर बना होता है सर्वेयर कंपास में। नेक्स्ट हम देखते हैं समोच्च रेखाएं रिज लाइन एवं घाटी लाइन को 90 डिग्री पर काटती है। जो समोच्च रेखाएं होती है रिज लाइन और घाटी लाइन को 90 डिग्री पर काटती है। जो नेक्स्ट चैप्टर आपका है कंपास का, उसमें हम बहुत अच्छे से उसको कवर करेंगे, एक एक पॉइंट को, वहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक हैं कंपास सर्वे में आपके। नेक्स्ट हमारा है यदि दिक्मान पूर्व दिशा में हो रहा हो तो वह त्रुटि धनात्मक होगी। कैसे होगी, ये पूरी डिटेल हम कंपास में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अच्छा अच्छा पॉइंट आपको वहाँ पर दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी। तो यदि दिक्मान पूर्व दिशा में हो रहा हो तो वह त्रुटि धनात्मक होगी। ठीक है, और जब आपका नेक्स्ट हम बात करेंगे, चलिए नेक्स्ट चैप्टर में लंब खस के मापन में लाइन रेंजर प्रयोग नहीं किए जाते हैं। जो लंब खस का मापन होता है उसमें हम लाइन रेंजर का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा है गज पाठ्यांक में वर्तन शोधन आपका +1/7 d²/2r से हम करते हैं। नेक्स्ट हमारा है लेवल ट्यूब की सूक्ष्मग्राहिता को लेवल ट्यूब की त्रिज्या द्वारा अविकल्पित करते हैं। नेक्स्ट हमारा है त्रिपाद की जो ऊंचाई होती है लगभग 1.20 मीटर होती है। जो ट्राइपॉड होती है उसकी ऊंचाई लगभग 1.20 मीटर होती है। नेक्स्ट हमारा है अंतर छेदन विधि जो रिसेक्शन मेथड होता है को केवल अज्ञात स्टेशनों को नक्शे पर ज्ञात करने के काम में प्रयोग किया जाता है। प्लेन टेबल में हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे, जो मेथड आपके दिए हुए हैं कैसे कैसे उनका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लेन टेबल सर्वेक्षण में प्लम्बिंग फॉर्क उपकरण का प्रयोग सन्निकट केंद्रण मान प्राप्त करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमारा है पुनर्परिच्छेदन यानी कि रिसेक्शन जो आपका होता है, और दिक् विस्थापन विधि द्वितीय और तृतीय बिंदु समस्या दोनों को हल करने के काम आती है। जो आपका पुनर्परिच्छेदन होता है रिसेक्शन मेथड, और जो आपका दिक् विस्थापन यानी कि ओरिएंटेशन मेथड होता है, ये दोनों विधि द्वितीय और तृतीय बिंदु समस्या जो 2 पॉइंट और 3 पॉइंट प्रॉब्लम होते हैं उनको हल करने में ये दोनों विधि प्रयोग की जाती है, रिसेक्शन और ओरिएंटेशन। ये आप याद रखें क्योंकि ओरिएंटेशन आपको हर जगह नहीं देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ओरिएंटेशन और रिसेक्शन दोनों मेथड का यूज करते हैं 2 पॉइंट और 3 पॉइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो आपका प्लेन टेबल सर्वे में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेडियो डायफ्राम में क्षैतिज अनुप्रस्थ तारों की संख्या 3 होती है। जो स्टेडियो डायफ्राम होता है उसमें क्षैतिज अनुप्रस्थ तार जो होते हैं 3 होते हैं, एक बीच में आपका लंबा होगा, ऊपर होगा, एक नीचे होगा, इस प्रकार से 3 तारें होती है, और एक बीच में ये आपका ये वर्टिकल एक लाइन होती है। तो हॉरिजॉन्टल के बारे में पूछा जा रहा है, ये आपका हो गया 3 लाइन आपकी होती है इस प्रकार से स्टेडियो डायफ्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। आमतौर पर मेट्रिक, ठीक है, चेन की लंबाई में उपलब्ध होती है कितने मीटर की लंबाई में मेट्रिक चेन आपकी उपलब्ध होती है, तो इसके बारे में आपको बताना है। ये यूपीपीसीएल जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला आपका दिया है 10 मीटर 20 मीटर, दूसरा आपका 15 और 20 मीटर, तीसरा आपका 25 और 100 मीटर, तीसरा आपका 20 और 30 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। हमेशा से आप पढ़ते आए हैं, आप प्रैक्टिकल किए होंगे, आप सारी चीज़ें पढ़े होंगे, तो आपको यहाँ से याद होगा कि 20 मीटर और 30 मीटर की लंबाई में जो आपकी होती है चेन मिलती है। ठीक है,
मीट्रिक चेंज होती है, 20 मीटर और 30 मीटर की लंबाई में आपकी उपलब्ध होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक रेखा की सही लंबाई 200 मीटर। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ ही गया, जो चेन सर्विंग में क्वेश्चन आपका यूज एक मिलता है आपको। तो देख सकते हैं, एक रेखा की सही लंबाई 200 मीटर है। जब इसे 20 मीटर टेप से नापा जाता है तो लंबाई आपकी 200.8 मीटर होती है, ठीक है, प्राप्त होती है। 20 मीटर टेप की सही लंबाई क्या है? आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन दिया आपका चेन सर्वे का, एक रेखा की सही लंबाई 200 मीटर है। जब इसे 20 मीटर टेप से नापा जाता है तो लंबाई 200.8 मीटर प्राप्त होती है। 20 मीटर टेप की सही लंबाई क्या है? ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएल जेईई और उत्तराखंड पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है कि L इंटू डी इजकल टू L1 इंटू D1 आपका फार्मूला है। इसमें क्या होता है, जो आपका यल इंटू डी होता है, यल आपका शुद्ध लंबाई होती है, डी आपकी शुद्ध दूरी होती है, L1 आपका शुद्ध लंबाई और D1 आपका अशुद्ध दूरी। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल इसके सॉल्यूशन पे ध्यान नहीं देना हो सकता है सॉल्यूशन गलत भी दिया हो, कुछ मिस्टेक हो गया हो। तो आपको कंसेप्ट पता है, आपको फार्मूला पता है, सारी चीजें पता है, प्रोसेस पता है, तो आप उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और देखिए क्या आंसर आता है। यदि हम एक कॉन्सेप्ट की बात करें, जो हम ट्रिक की तरह उसको देख रहे थे पिछले वीडियो में, अगर उससे हम देखें तो आपका आंसर डायरेक्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन ऑप्शन दो ऑप्शन एक तरह से दिए हुए, दो ऑप्शन आपका 20 से कम दिया है, दो ऑप्शन आपका 20 से अधिक दिया हुआ है। अगर कोई एक ऑप्शन ऐसा होता, जैसे अभी देखिए हम बात करते हैं कि जो आपकी शुद्ध लंबाई है, शुद्ध दूरी जो आपकी 200 मीटर मिली हुई है, इसी के बारे में पूछ रहा है कि किस लंबाई की टेप से मापा गया है कि 200 मीटर दूरी शुद्ध मिली हुई है। तो शुद्ध लंबाई हमको बताना है, शुद्ध दूरी हमको पता है, अशुद्ध लंबाई और अशुद्ध दूरी हमको यहाँ मिला हुआ है। तो यानी कि ये 200 आपका 200.8 से कम है, तो इसकी जो माप आएगी, यानी कि जो लंबाई की माप आएगी, किससे मापा गया है, तो आपका 20 मीटर से क्या होगा, अधिक आएगा। ठीक है, जब अधिक होगा तब ये दूरी कम मापी गई होगी, और जब ये कम हो गया है, 20 मीटर हो गया है, तब आपकी दूरी अधिक 200 से अधिक मापी गई है। तो आपका जो आंसर इसका होगा सीधे सीधे 20 मीटर से अधिक होगा, या तो सी होगा, या तो बी होगा, या तो सी होगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके जरूर बताइएगा आंसर आपका क्या आ रहा है। इससे सॉल्यूशन से भी नहीं मतलब, इसमें सॉल्यूशन हमें लगता है गलत दिया हुआ है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रेखा की जो सही लंबाई है, ठीक है, इसमें L1 D1 इस तरह से दिया है आपका, L इंटू डी L1 इंटू D1 से हम देखें डायरेक्ट, इसमें भी कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें तो इसमें L और D आपका शुद्ध लंबाई शुद्ध दूरी होता है, L1 D1 आपका शुद्ध लंबाई या शुद्ध दूरी होता है। तो आपको पता ही है कि जो 200 मीटर दिया है वो शुद्ध दूरी है। ठीक है, तो D का मान हो गया, और शुद्ध लंबाई आपको बताना है, यानी L का मान आपको बताना है, और L1 D1 यानी कि जो 20 मीटर है वो आपका अशुद्ध लंबाई है, यानी कि L1 का मान है, और जो 200.8 मीटर है वो आपका D1 का मान है। ठीक है, L1 D1 ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, यल का मान आपको बताना है, तो आप फार्मूले में रखिएगा और उसका मान बताइएगा कि कितना आ रहा है। यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है, जो सॉल्यूशन किया हुआ है, ये हमें गलत लग रहा है, गलत है ही लग क्या रहा है, तो आप सॉल्व करके इसको बताइएगा कितना आंसर आपका आ रहा है। ठीक है, बी या सी में से कोई आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में से कौन लंबवत ऑफसेट को नापने के लिए काम नहीं आता है? यूपीपीसीएल जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लंबवत ऑफसेट को नापने के काम नहीं आता है? तो ए ऑप्शन आपका दिया स्टील टेप, प्रकाशीय वर्ग, क्रॉस स्टाफ या लाइन रेंजर। लंबवत ऑफसेट को नापने में काम नहीं आता, तो लाइन रेंजर आपका लंबवत ऑफसेट नापने में काम नहीं आता है, यही आपका सही आंसर होगा डी, जो डी ऑप्शन आपका दिया है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न पर विचार करें, क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना, किसी स्केल पर प्लाट का निर्धारण करना, प्लाट का क्षेत्रफल निकालना, या फिर प्लाट के घटाए स्तरों को प्राप्त करना, इनमें से कौन चेन और क्रॉस स्टाफ सर्वेक्षण का उद्देश्य है? इनमें से कौन चेन और क्रॉस स्टाफ के सर्वेक्षण का उद्देश्य है? या फिर यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, ये आपके ऐसे कथन दिए हुए हैं, कंसीडर हम इसको मान रहे हैं। 4 ऑप्शन आपके दिए गए, फिर आपको सही आंसर आपको यहाँ से बताना है। ये बीसीएल जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ से आप देख सकते हैं सही ऑप्शन आपको यहाँ से बताना है। बीपीसीएल जेईई का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर ए दिया है केवल डी, बी दिया है ए बी एंड सी, सी दिया है आपका ए और बी, और डी दिया है ऑल ऑफ देम, उपरोक्त सभी। तो यहाँ से जो ऑप्शन आपका सही होगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं ए बी और सी। ठीक है, क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना, किसी स्केल पर प्लाट का निर्धारण करना, और प्लाट का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, यही आपका उद्देश्य है क्रॉस स्टाफ सर्वेक्षण का, चेन और क्रॉस स्टाफ सर्वेक्षण का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, यल लंबाई और डब्ल्यू केजी पर मीटर भार के एक टेप को पी केजी कर्सर से
उसके छोरों पर निलंबित किया जाता है तो झोल संशोधन क्या होगा। ठीक है, जो सैग करेक्शन है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर डीएमआरसी और एमपी सब में ये पूछा गया है। इसे हम देख सकते हैं जो फार्मूला आपका दिया है, एल स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर अपन 24 पी स्क्वायर, एल स्क्वायर डब्ल्यू क्यूब अपन 24 पी स्क्वायर, एल डब्ल्यू स्क्वायर अपन 24 पी स्क्वायर, या फिर एल स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर अपन 24 पी क्यूब। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, एल डब्ल्यू स्क्वायर अपन 24 पी स्क्वायर। ये आपका सैग करेक्शन के लिए फार्मूला आपका यूज होता है। यहाँ पर देख सकते हैं एल डब्ल्यू, यहाँ पर थोड़ा अपोजिट लिख दिया कि बात वही है, डब्ल्यू स्क्वायर एल या फिर एल डब्ल्यू स्क्वायर अपन 24 पी स्क्वायर। ये आपका सैग जो आपका करेक्शन होता है झोल संशोधन, उसके लिए ये फार्मूला हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं गंटर श्रृंखला में कुल कड़ियों की, जो आपकी श्रृंखला में कुल संख्या कितनी होती है। जो गंटर चेन होता है उसमें कुल लिंक्स कितने होते हैं ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं सी आपका सही आंसर है। ठीक है, 66 फुट इसकी लंबाई होती है चेन की, गंटर जो जरीब होती है उसकी लंबाई 66 फुट होती है। और इसमें लिंक्स के बारे में पूछा जा रहा है, लंबाई के बारे में नहीं पूछा। लिंक्स अगर लंबाई पूछा जाता तो 66 आपका सही आंसर होता, लेकिन लिंक्स पूछा जा रहा है कितने लिंक्स उसमें होते हैं, तो 100 लिंक्स होते हैं। 66 फुट की तो लंबाई होती ही है, 100 लिंक्स होते हैं, तो 1 फुट की जो लंबाई होती है एक लिंक्स की वो 0.66 फुट होती है। तो ये आपका एसएससी जेई में और उत्तराखंड जेई में पूछा गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होता है कि गंटर जो जरीब होती है इसमें 100 लिंक्स होते हैं, 100 कड़ियां होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जब सर्वेक्षण के दो बिंदु परस्पर रूप से जो अदृश्य हो जाते हैं तो आरेखन की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। जब सर्वेक्षण के दो बिंदु परस्पर रूप से अदृश्य हो जाते हैं तो आरेखन की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। आपका एसएससी जेई में पूछा गया। पहला आपका दिया क्षैतिज आरेखन, ऊर्ध्वाधर आरेखन, प्रत्यक्ष आरेखन या फिर अप्रत्यक्ष आरेखन। कौन सी विधि अपनाई जाती है जब अदृश्य होते हैं तो अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट रेंजिंग हम अपनाते हैं वहां पर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, इनडायरेक्ट रेंजिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक सर्वेक्षण की जंजीर में दो पीतल के छल्लों के बीच कितनी दूरी होती है। एक सर्वेक्षण की जो जंजीर होती है, जो चेन होती है, उसमें दो पीतल के छल्लों के बीच की दूरी कितनी होती है। एसएससी जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, 1 मीटर होती है। दो छल्लों के बीच की दूरी जो होती है 1 मीटर होती है। 100 सेंटीमीटर जिसको हम बोल सकते हैं, 100 सेंटीमीटर की दूरी होती है। नेक्स्ट हमारा ढांचा कार्य की परिशुद्धता सत्यापित करने के लिए दी गई सर्वेक्षण रेखा को क्या कहा जाता है। जो ढांचा कार्य होती है उसकी परिशुद्धता जो आपका सत्यापित करने के लिए दी गई सर्वेक्षण रेखा को हम क्या कहते हैं। पहला आपका दिया है सब्सिडरी लाइन, बेस लाइन, टाई लाइन और चेक लाइन। तो डी आपका सही आंसर है, आपका चेक लाइन, पड़ताल रेखा जिसको हम बोलते हैं। परिशुद्धता जो होती है उसकी सत्यापित करने के लिए, जो हम एक्यूरेसी को जो हम सत्यापित करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए जो यूज करते हैं सर्वेक्षण रेखा, उसको हम क्या बोलते हैं। तो आपकी चेक लाइन होती है। ये आपका एसएससी जेईई और डीएमआरसी जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रकाशीय समकोणदर्शी यंत्र में दो समतल दर्पणों के बीच का कोण होना चाहिए। दो समतल दर्पणों के बीच का कोण कितना होता है, 45 डिग्री होता है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। जो प्रकाशीय समकोणदर्शी होता है यंत्र, इसमें दो समतल दर्पण के बीच जो कोण होता है वो आपका 45 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं टेप में खिंचाव तथा तनाव के कारण शुद्ध जो आपका करेक्शन होता है किसके द्वारा निकाला जाता है। टेप में जो खिंचाव तनाव होता है उसमें जो करेक्शन होता है किसके द्वारा हम निकालते हैं। यह आपका यूपी जल निगम और उत्तराखंड जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका ऑप्शन दिया गया 4, इसमें से आपका कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, सी पी इक्वल टू पी माइनस पी जीरो इंटू एल अपॉन ए ई। ठीक है, टेप में जो खिंचाव या तनाव होता है उसके कारण जो शुद्धि मान की जो आपका निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इससे ये सूत्र आपका दिया हुआ है, इसी फार्मूले से हम ज्ञात कर लेते हैं टेप में जब खिंचाव या तनाव होता है तो। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, और नेक्स्ट वीडियो में सर्वे की जो एमसीक्यू की जो सीरीज है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वो आपकी समाप्त हो जाएगी। चेन सर्वे की समाप्त होगी, सॉरी, चेन सर्वे में आपका 2 चैप्टर कवर हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद से हम कंपास सर्वे के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जितने भी इंपॉर्टेंट है उस सभी क्वेश्चन को चैप्टर 2 चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा और फिर नेक्स्ट चैप्टर हम कंपास सर्वे स्टार्ट करेंगे। तो झोल संशोधन आपका क्या होता है, जो सैग करेक्शन होता है। ये आपका देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये आपके सभी एग्जाम में पूछे हुए हैं, उत्तराखंड जेईई में, एमपी सब इंजीनियर में, एनपीसीसी में, यूके कंबाइंड में और एसएससी जेईई में भी आपका क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। तो बहुत बार पूछा गया है। झोल संशोधन आपका क्या होता है। पहला आपका दिया है सर्वदा धनात्मक, सर्वदा ऋणात्मक, सर्वदा शून्य या फिर कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, सर्वदा ऋणात्मक।
ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव होता है, हमेशा आपका ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। झोल संशोधन का मान सदैव ऋणात्मक होता है। इस त्रुटि में परिमाण अधिक हो जाती है। इस त्रुटि का संशोधन निम्न सूत्र की सहायता से कर सकते हैं। तो आपका सैग करेक्शन होता है, इसका W²L/24P², अभी आपको मिला हुआ था फार्मूला। तो हमेशा ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ये आप याद रखेंगे जो झोल संशोधन होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम चेन सर्वे के सभी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसकी सीरीज वहाँ पर समाप्त करेंगे। जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद हम कंपास सर्वे को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज यहीं पर बंद करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन है